हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं लेकर आई हूँ एसएसटी का तुम्हारा पाठ्यक्रम। क्योंकि एसएसटी पाठ्यक्रम में वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और जो यूपी बोर्ड एसएसटी का सिलेबस था कोरोना काल को देखते हुए पढ़ाई नहीं हो पाई, और इसी वजह से 30% जो सिलेबस था वो लेस किया गया है। और उस क्रम में मैं आपको बताती हूँ क्या तुम्हें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय और टॉपिक हैं। देखिए इस पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा है 4 यूनिट में है हमारा पूरा सिलेबस इसमें, और 4 यूनिट में से हर यूनिट में से एक दो चैप्टर हटाए गए हैं, और जो हटाए गए हैं वो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हटाए गए हैं। फर्स्ट यूनिट में से हटाया गया इकाई 1 भारत एवं समकालीन विश्व इतिहास में से, यानी कि जो इतिहास है उसमें से हटाया गया है खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज। ठीक है भाई। इसमें हटाया गया औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग में थे हमारा औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति कैसी थी, और औद्योगिक विकास का अनुतपन क्या था। उपनिवेशों में औद्योगिकरण क्या था, और प्रारंभिक उद्यमी और कामगारों की क्या स्थिति थी, और वस्तु के लिए बाजार की क्या कंडीशन थी, कैसी दशा थी। तो ये सारा हमारा पहली यूनिट में से हटा दिया गया है। फिर खंड 3 में आते हैं। खंड 3 में हमारा दैनिक जीवन संस्कृति और राजनीति। मुद्रण संस्कृति जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रण संस्कृति जो आधुनिक विश्व में थी वो हटा दिया गया है। इसमें था यूरोप में मुद्रण का इतिहास बताया गया था, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ था ये सब बताया गया था, और राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध बताया गया था। तो ये सब अब हमें नहीं पढ़ना है, मुद्रण संस्कृति वाला लेसन हमें नहीं पढ़ना है। इससे आगे चलते हैं इकाई 2 में, यानी कि सेकंड यूनिट में। और सेकंड यूनिट में हम देखते हैं हमें क्या नहीं पढ़ना है। सेकंड यूनिट में हमें विनिर्माण उद्योग नहीं पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग अवस्थिति की वितरण केवल मानचित्र पर ही दिखाया जाएगा, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण ये अब हमें नहीं पढ़ना, यानी कि औद्योगिक जो प्रदूषण था उससे पर्यावरण पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता था, पर्यावरण निम्नीकरण के क्या कारण थे, ये सब हमारे इसको कोरोना काल को देखते हुए ये 30% जो लेस किया गया है। इसमें जो प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण और औद्योगिकरण वाला जो चैप्टर था ये भी हटा दिया गया है सेकेंड यूनिट से। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट की, और थर्ड यूनिट में भी हमारे कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। थर्ड यूनिट में है लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें जो नागरिक शास्त्र है थर्ड यूनिट में, नागरिक शास्त्र में बताया गया है एक तो है राजनीतिक दल हटा दिया गया है। राजनीतिक दलों के बारे में तुम जानते हो, जैसे कि अभी तुमने देखा है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी है ना भाई, सपा बसपा जिनको कहते हैं, ये सब राजनीतिक दलों के अंतर्गत आते हैं। तो जो राजनीतिक दल वाला चैप्टर था हमारा नागरिक शास्त्र के अंतर्गत वो हटा दिया गया है। इसमें क्या था, प्रतियोगिता और प्रतिवाद, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, यानी कि राजनीतिक दल का किसी राजनीतिक क्षेत्र में क्या महत्व होता है, और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, ये सब हटा दिए गए हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं भारत के, क्योंकि ये है तो इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन भाई अब ये थोड़ा शॉर्ट किया गया है इसलिए ये हटा दिया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में फिर ये दोबारा पढ़ने पड़ेंगे अगले सेशन वाले बच्चों को। इससे आगे चलते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में जो हमारी आती है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ, तो ये है। इसमें मुद्रा और साख को हटा दिया गया है। मुद्रा और साख अब हमें नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ज़्यादा टाइम हमारे पास अब नहीं है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुद्रा और साख हटा दिया गया है। मुद्रा और साख के अंतर्गत हम पढ़ते थे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं वगैरह वगैरह ये सब पढ़ते थे, ये अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, ये टोटल हमारा हटा दिया गया है। अब इससे आगे चलते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है ये देख लेते हैं 4 की 4 यूनिटों में, और कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर की आती है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब जो संशोधित पाठ्यक्रम हमारा आया है इसमें कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा ये भी हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे। देखिए जो फर्स्ट यूनिट है भारत तथा समकालीन विश्व इतिहास, जो है हमारा इतिहास से हमारे 20 अंक का क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक के। ठीक है भाई। और फिर सेकंड यूनिट होती है हमारी भूगोल की, भूगोल से भी 20 अंक निर्धारित किए गए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और लोकतांत्रिक जो राजनीति नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में 15 अंक निर्धारित है। और आर्थिक विकास
की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक विकास की समझ है, अर्थशास्त्र के 15। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे 20 नंबर इतिहास से लिए जाएंगे, 20 नंबर भूगोल के होंगे और 15 नंबर नागरिक शास्त्र के और 15 अर्थशास्त्र के होंगे। तो कुल मिलाकर हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ आएगा, क्योंकि 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क हो चुका है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 70 नंबर का हमारा यहाँ आएगा और सभी बच्चे अगर ढंग से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, देखिए भाई कितने कितने नंबर का कौन कौन सा कहाँ से आता है। अब हम इस पे चलते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट में है इतिहास, हमारा फर्स्ट यूनिट में इतिहास है। भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड इतिहास है ना, इसमें घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हम पढ़ा चुके हैं, 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, जोसेफ मेजिनी आदि के लिए है ना भाई। और इसके बाद है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। ये हमारी, इनके लिए हमारे 9 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं, क्योंकि इतिहास से हमारा 20 अंक का क्वेश्चन बनेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है उससे 9 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इससे आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रवाद पे आते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट यूनिट का ही है, हिस्ट्री का ही है। इसमें जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था, है ना। खिलाफत आंदोलन है, विभिन्न आंदोलनों के मध्य क्या विशेषताएं थी, खिलाफत आंदोलन क्या था और जो अनेक जो आंदोलन चले थे इनके मध्य क्या क्या विचारधाराएं थी, क्या विशेषताएं थी इनकी। फिर नमक सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, ये क्या था, कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था। और जनजातीय श्रमिक एवं किसानों के आंदोलन कब हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएँ क्या थी, है ना। और सामूहिक अपनत्व की भावना, ये सब हमें इसमें पढ़नी है। और इनके लिए निर्धारित है हमारे यहाँ 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम भूगोल पे आते हैं। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये हम पढ़ चुके हैं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें आएगा पूर्व जो पहले आधुनिक विश्व था, पूर्वाधुनिक विश्व और 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, है ना। और विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्विचार, फिर इसमें मानचित्र कार्य आएगा। और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 5 अंक का अलग से आता है। जो नॉर्मल छात्र हैं उनके लिए मैप का वर्क आता है, और जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए मैप वर्क की जगह 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। दृष्टिबाधित यानी कि जिनकी आंखें कमज़ोर है, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ उनके लिए है। और बाकी नॉर्मल छात्रों को मैप का वर्क करना है। इससे आगे यूनिट है हमारी समकालीन भारत भूगोल से, भूगोल खंड है। इसमें है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास से आएंगे संसाधन विकास के प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है, प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधन के रूप में भूमि मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन और भू क्षरण निम्नीकरण यानी कि भू निम्नीकरण तथा संरक्षण के क्या उपाय हैं। भू निम्नीकरण को कैसे दूर किया जा सकता है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये हमारा 9 अंक का आएगा भूगोल से। वन एवं वन्य जीव संसाधन से आएगा भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी, भारत में इन और वन्य जीव का संरक्षण, समुदाय तथा वन संरक्षण किस तरीके से हो सकता है। इसमें आगे चलते हैं। इसमें है फिर है हमारा जल संसाधन, भूगोल के अंतर्गत ही आता है जल संसाधन। इसमें संसाधन वितरण, उद्योग, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो भाखड़ा नागल रेंद बांध परियोजनाएं और वही नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आएंगी। और जल दुर्लभता यानी कि जल की कमी क्या है, क्यों होती है, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। और वर्षा जल संचयन यानी कि वर्षा जल संग्रहण, एक ये सब आएगा। वर्षा जल संग्रहण कौन कौन सी विधि से होता है, कोई पारंपरिक विधियाँ बताइए। और इसके बाद इसी में जल संसाधन वाले में हमें ये क्या करना है, अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य इसमें आएंगे। ठीक है, या तो प्रोजेक्ट में तुमने कर ही लिया है और इसमें बस थोड़ा मानचित्र देख लेना है जल संसाधन से। ठीक है भाई, वन एवं वन्य जीव संसाधन से हमें सिर्फ मानचित्र ही देखना है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आते हैं कृषि। कृषि यानी कि खेती। कृषि के प्रकार कितने प्रकार की होती है, प्रमुख फसलें और शस्य प्रारूप, तकनीक तथा संस्थागत सुधार और उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, और कितने प्रकार की फसलें होती है ना। इसमें फिर आते हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिजों के प्रकार ये केवल मानचित्र पर आधारित आएंगे। खनिजों के उपयोग और आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत एवं गैर परंपरागत वितरण तथा उद्योग एवं संसाधन।
फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। संचार एवं परिवहन के साधन, संचार और परिवहन के साधन बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं। वही शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हर तरह के आएंगे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें से आ सकता है। संचार एवं परिवहन के साधन, व्यापार तथा पर्यटन और मानचित्र कार्य से इससे 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा निर्धारित किया ही गया है। 5 नंबर का आएगा। अच्छी तरह से सारे मानचित्र देख के चलना है। इसके बाद आते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र पे आएंगे। नागरिक शास्त्र में हमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी और संवाद। इसके अंतर्गत है हमारा लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों है, कैसे है और कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है और किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है। यानी कि विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता ये भी इसमें ही है हमारा, नागरिक शास्त्र से ही। लोकतंत्र और विविधता में है हमारा जाति, धर्म और लैंगिक मामले हैं और क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन नीति है, ये सब हमें करके जाना है। 7 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद है खंड 2 लोकप्रिय संघर्ष जन आंदोलन। इसमें है हमारा उपयुक्त प्रोजेक्ट के कार्य में किया जाना है। इसमें से हमें इसमें नहीं करना है क्योंकि हम प्रोजेक्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इससे आगे आते हैं लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। लोकतंत्र के परिणाम अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। लोकतंत्र के क्या परिणाम हो सकते हैं और इसमें से हमारा देखिए भाई, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आकलित किया जा सकता है, कितना किया जाना चाहिए, कोई व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है। लोकतंत्र के परिणाम बस हमें थोड़े हल्के फुल्के देखना है, इतने डीपली ये नहीं आएंगे। और इसके बाद चलते हैं हम लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां ढंग से देख लेनी है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लोकतंत्र की चुनौतियां हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है और लोकतंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक साधारण नागरिक अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। ये हमें लोकतंत्र की चुनौतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ढंग से देख के जाना है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट और 4th इकाई पे, यानी कि 4th यूनिट पे। इसमें है विकास, अर्थशास्त्र है 4th यूनिट में हमारा और इसके अंतर्गत हम विकास पढ़ेंगे। विकास से अच्छी तरह पढ़ के जाना है। विकास की पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, औसत आय और कुल आय क्या होती है ना भाई। आय और अन्य लाभ, औसत आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता ये क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, ये सब अच्छी तरह से लर्न करके जाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र हैं। आर्थिक क्रियाएं के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता ये क्षेत्र जो है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय, बड़े डीपली अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं। और रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के क्या उपाय है, संगठित क्षेत्र क्या है और इसके श्रमिकों के संरक्षण के, ये पढ़ के जाना है। इसके बाद आते हैं 2nd चैप्टर पे। 2nd चैप्टर है हमारा भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो और वैश्वीकरण क्या है, कारक, विश्व व्यापार संगठन WTO, प्रभाव, न्याय संगत और वैश्वीकरण, ये हमें विश्व बाजार वाला और वही वैश्वीकरण भी अच्छी तरह पढ़ के जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है। इसके बाद है हमारा 2nd चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण में के प्रकार में भूमिका, ये सब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हम तुम्हें बता देते हैं टोटल क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं देख लीजिए। वही इसमें टोटल पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली इकाई में हमें ये इतने चैप्टर पढ़ने हैं, 3। पहली इकाई में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 2nd है भारत में राष्ट्रवाद, 3रा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना और मानचित्र कार्य। सब चैप्टर से देखते हुए चलना है, मानचित्र कहीं से भी आ सकता है। इसके बाद है भूगोल, समकालीन भारत में संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मानचित्र कार्य इसमें भी देख के चलना है, इसमें भी पूछ ली जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वगैरह के बारे में इसमें पूछ लिया जाता है। इसके बाद आते हैं हम नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़नी है सत्ता की साझेदारी है, संवाद है, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जनसंघर्ष और आंदोलन जरूर पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम और चुनौतियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 लेसन। इसके बाद चलते हैं अगली इकाई 4 पे जो इकोनॉमिक्स से आती है।
वो इसमें देख लेते हैं। इसमें है विकास। विकास को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। विकास क्या हर किसी के लिए संभव है, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। उपभोक्ता अधिकार भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और ये प्रोजेक्ट कार्य तो तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क हो चुका है। तो ये हो गया भाई हमारा एसएसटी में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब कंफ्यूज नहीं होना है और बड़े अच्छे से हमें अपनी तैयारी करनी है। चलिए, बाकी सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे अच्छी तरह से हम आगे आपको आने वाले समय में अच्छी तरह से पढ़ा सकें और तुम इसका लाभ उठा सको। धन्यवाद।